चलो भाई, सबसे बेसिक सवाल, इकॉनमी चलेगा, ठीक। कोशिश हम लोग करेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर इकॉनमी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सबसे बेसिक सवाल है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। रघु सर पढ़ाए थे ये, स्टार्टिंग का क्लास रघु सर ही लिए थे ना, ये सब नहीं पढ़ाए थे। चलो बताओ क्या होता है इकॉनमी और क्या होता है इकोनॉमिक्स। कोई ट्राई मारेगा? बट ना लगे। ब्रॉड टर्म क्या होता है? वैसा ना बताओ, इतना बढ़िया से कॉपी मारोगी। सर लिखवाए थे? हाँ हमको पता है, वो वैसे ही पढ़ाए थे करके। तो बताओ चलो, इकॉनमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है? क्या था ग्रेजुएशन में आपका? तब तो आपको बनता है बताना। चलिए बताइए। स्टडी ऑफ किसको बोल रहे हैं? इकॉनमी, इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? जैसे श्वेता कह रही हैं कि स्टडी ऑफ वेल्थ, यही ना भाई? क्या होता है वेल्थ? पैसा है ना, पैसा, लोकल भाषा में रोकड़ा, धन, है ना। अब इकोनॉमिक्स, ठीक है, कैसा मतलब पैसों को लेके क्या, कैसा बनता है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, जितना भी वेल्थ है यानी सप्लाई ऑफ मनी। मैं सप्लाई ऑफ मनी ना कह के मैं अगर कह दूं कि ये जो है मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी में कह दूं है ना, कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। यानी इकॉनमी का मतलब क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से पैसा जा रहा है। तो मनी को आप प्रॉपर यूज़ कैसा करते हैं वो आपको कौन सिखाता है? इकोनॉमी सिखाता है ना। इसका मतलब ये होता है कि मनी का यूज़ करना, मनी का यूज़। जैसे आपका एक है इनकम, है ना, ये भी तो पैसा ही है, ये आप कमा रहे हैं, है ना। अगला जो है एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चा कर रहे हैं, और एक जो होगा सेविंग होगा, जो आप बचा रहे हैं। इन तीनों को तो मैनेज करना है ना, यही तो हो गया इकॉनमी। अब आइए इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस बताइए, कोई कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेस, बताइए, सही तो करो। लैंड, लेबर, ठीक है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेस क्या है और रिसोर्सेस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं लैंड, जो इंसान बनाता है उसको हम क्या कहेंगे? मैनमेड रिसोर्सेस। मैनमेड रिसोर्सेस, हाँ चलो ठीक है। बताओ सुषमा। अरे श्वेता सुषमा, श्वेता से अब कन्फ्यूज़न होगा हमको, कौन श्वेता है कौन सुषमा है। चलो बताओ क्या होता है रिसोर्सेस? तो वो नहीं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस बोला हो। संसाधन क्या होता है ना। रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे लैंड आपका क्या हो गया? लैंड आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है ना। तो हम फिलहाल के लैंड को लेके बात करते हैं। भाई जितना हिस्ट्री भी उठा लीजिए और आज का प्रेजेंट टाइम भी उठा लीजिए,
सबसे ज़्यादा बवाल चलता है लैंड को लेके, है ना। तो लैंड आपका मेजर रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास है खाना पीना लकड़ी उकड़ी सब लैंड की वजह से। तो हम मान लेते हैं लैंड एक रिसोर्स है। अब इकोनॉमिक्स ये बताता है कि हमको रिसोर्सेज जो है ना, इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसा यूज़ करें, है ना। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसा हो, यानी हाँ इनकम बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि जितना घर में मान लेते घर पे खेती बाड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चावल डेहरी में डाल के रख लेते हैं कि धीरे धीरे यूज़ करेंगे। तो वो क्या चावल आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। डेहरी में आप लोग क्यों रखें, ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या बताता है, आपको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा करना है, ये आपको बताता है इकोनॉमिक्स, है ना। जैसे एक तो चावल हो गया, अब मान लेते हैं लैंड हो गया। जैसे मान लेते हैं आपके पास इतना ही लैंड है, 1 बीघा लैंड है, तो इतना में तो आप घर बना लिए हैं, इतना में आप घर बना लिए हैं। आप चाहते तो पूरे में घर बना सकते थे ना, लेकिन अब क्या करें, इसी लैंड में इतना ही घर बनवाएं और इसमें आप क्या करें, गाय बकरा वगैरह, बकरा भी खाना, जो बकरा खाते हो बकरा पाले, है ना, जो चिकन खाए वो चिकन पाले। भाई ऐसे ही यूज़ होता है ना भाई लैंड को। तो आप इसी लैंड पे आपको घर भी बनवाना है, पशुपालन भी करना है, यहाँ पे आपको खेती भी करना है ना। इसी लैंड को आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, यानी आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इकॉनमी क्या है, इकॉनमी जो पैसों का लेन देन या पैसों का मैनेजमेंट, यानी जो आपके आय से लेके रिलेटेड होगा वो होगा इकोनॉमी, ठीक है। अब लेबर अगर मान के चलिए, जैसे कंपनी के हिसाब से लेबर आपका रिसोर्स है ना, कैपिटल आपका रिसोर्स है, आपको लेबर को भी मैनेज करना है। आपके पास स्किल्ड लेबर होते हैं और एक अनस्किल्ड लेबर होते हैं। स्किल्ड लेबर वो जो वाइट कॉलर के जॉब करते हैं, जैसे वाइट कॉलर जॉब में समझ लिए, जैसे मैनेजर हो गए, HR हो गए, ये सब वाइट कॉलर जॉब्स है ना, वो भी तो लेबर हैं, लेकिन क्या है स्किल्ड लेबर्स हैं। पढ़े लिखे होने की वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, स्किल्ड लेबर्स। जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहते, जो मशीनों पे काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोग सिर्फ लेबर बोलते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब पैसों का मैनेजमेंट लेके होना है बात। इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा हो, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसी इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स हम कहते हैं। सेक्टर्स का मतलब ये होता है क्षेत्र, है ना। क्षेत्र हमको देखना है, एक क्षेत्र हमको देखना है एक्टिविटीज़ के बेस पे। इकोनॉमिक्स का एक क्षेत्र कैसा देखना है हमको, एक्टिविटीज़ के बेस पे। एक देखना है इसके काम को लेके देखना है, वर्क को लेके देखना है, ठीक। एक वर्क हो गया और एक दूसरा हो जाएगा ओनरशिप को लेके। ओनरशिप को लेके। अब जब हम एक्टिविटीज़ में आते हैं, इकोनॉमिक्स के सेक्टर होते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स का ही सेक्टर आप देखिए, एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम देखेंगे तो एक होगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक। अगला क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर, ठीक। टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा। अब वर्क में आते हैं। अब ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, ये कामकाज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। अब ये हो जाएगा वर्क के हिसाब से। इसमें क्या होगा, एक होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अब अगला जो है ओनरशिप, इसी सेक्टर को हम लोग अलग से डिवाइड करेंगे। तो एक होगा प्राइवेट, है ना, दूसरा पब्लिक हो जाएगा, तीसरा जॉइंट सेक्टर हो जाएगा और चौथा हो जाएगा
कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। कोई ट्राई मारेगा? बताइए बताइए। सही लड़की, पढ़ी लिखी है भाई। बोला कॉलेज में जाए खाली सोती थी, बिना कॉलेज जाए इतना आता है। बताओ और ये कोई ये पूरा प्लानिंग और पूरा प्रॉपर ठीक है। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। और अनऑर्गेनाइज में मतलब कि उसका कोई रिजल्ट ना हो, प्रॉपर मतलब ना उसकी कोई प्लानिंग हो ना तो उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजिंग हो ना स्टाफिंग और डायरेक्शन। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वो हो गया जो कि प्राइवेट जिसका ऑनरशिप मतलब प्राइवेट है, इसलिए मतलब गवर्नमेंट से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। और पब्लिक सेक्टर में जिसमें मतलब कि और रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का हो रजिस्ट्रेशन और ऑन किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। और प्राइवेट सेक्टर को जिसमें कि कुछ पार्ट प्राइवेट का हो, कुछ पार्ट पब्लिक मतलब ठीक है। और कोऑपरेटिव में 51% से ऊपर शेयर गवर्नमेंट का हो और 49% शेयर नियर और पब्लिक का हो। ठीक है, 1 2 3 गड़बड़ कर दिए, ठीक है। और इसका भी बता दिए आप इसमें, ठीक है। अभी क्लियर कर लेंगे। चलो, अपना मतलब अपने कोचिंग का फेवरेट मुद्दा जो है किडनी है ना। मान के चलते हैं अपने कोचिंग का फेवरेट मुद्दा है किडनी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये खेत है ना। इस खेत में हमको उगाना क्या है, किडनी वगैरह उगाना है। इमेजिन करना है भाई, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। क्या उगाना है बताइए आप, वही उगा दें हम लोग हैं। दिमाग क्या, वो भी नहीं पॉसिबल। अच्छा चलो भाई ठीक है। क्या कहिए? हाँ। अरे हम लोग चप्पल का एग्जाम्पल लिए थे ना एक दिन, हम लोग लिए थे वो शाम वाले क्लास में। चलो मान के चलते हैं हम कॉटन का खेती कर रहे हैं। कॉटन का बोलते हैं कपास कहते हैं, है ना, ठीक है। कपास मतलब कॉटन, इसी खेती कर रहे हैं। अब ये कपास आपका क्या होगा, कपास किसी फैक्ट्री में जाएगा, है ना। इसी फैक्ट्री में जाके ये या तो ये धागा बने, इसी धागे से क्या बनेगा, शर्ट बनेगा, है ना। तो अब जब ये कपास की जो खेती हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे ये कपास की खेती क्या है, कैसे आ रहा है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए, यानी लैंड से जो भी आपको चीज़ आएगा उसको हम क्या कहेंगे, हाँ। यानी ये कहीं ना कहीं लैंड क्या है आपका, नेचुरल रिसोर्स है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज से जितने भी आपको चीज़ें मिलती हैं वो सब क्या आ जाएगा, वो सब, हाँ, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे इसमें लैंड से रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा, एक तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर आपका इसी में आएगा, इसके साथ माइनिंग भी आपका इसी में आएगा, है ना। माइनिंग समझती हैं, खनन करना, यही है ना माइनिंग भी। माइनिंग मतलब खनन, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग। अच्छा मान लेते हैं इसी लैंड पे हमको कपास की खेती नहीं करके हमको करना है मछली पालन, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा, मछली पालन, है ना। अगला, नहीं हमको लैंड पे खेती नहीं करके हमको जानवर पालना है, वो किस में आ जाएगा, ये भी प्राइमरी आएगा, है ना। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर आप किसको बोलेंगे, जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को
नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं आप, यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है, प्रॉपर रिसोर्सेज का आपको क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। तो इसी में से प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल मिलेगा उसको आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। जिस तरह से कपास जब आपके पास होता है, उस कपास को आप क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले आके कपड़ा बनाते हैं या धागा बनाते हैं, क्या हो जाएगा वो, ये तो प्राइमरी हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर, है ना। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये होता है जहाँ पे आप कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग को लेके बात करते हैं, है ना। ठीक है, अब कपास यहाँ से मैन्युफैक्चर होके यहाँ पे धागा बनता है ना। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग आपको रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, आप रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, है ना। कोई भी वस्तु आप कैसे बनाते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे कपास आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को मशीन्स के द्वारा हेल्प लेके आप क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। यानी आप क्या बनाएंगे, आप बना देंगे शर्ट। तो सेकेंडरी सेक्टर में पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे तो कॉटन का हो गया। अगर मैं यहाँ पे अलॉयज़ का एग्जांपल लेता हूँ, अलॉयज़ जैसे मैं माइनिंग कर रहा हूँ, है ना। माइनिंग करके मेरे को माइनिंग में ऐसा नहीं ना कि लोहा अलग से मिलेगा, कॉपर अलग से मिलेगा, सब आपस में एक साथ यूज़ होते हैं, एक साथ निकलते हैं। हम लोग उसको साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ करके लोहे को अलग करते हैं, कॉपर को अलग करते हैं। तो यहाँ पे आपका लोहा क्या हो जाएगा, लोहा आपको लैंड के ज़रिए से आएगा। अलॉय क्या हो रहा है, आपको लैंड के ज़रिए से आ रहा है। उसी अलॉय को आप अलग अलग करेंगे, है ना। मतलब अलॉय यहाँ पे आ जाएगा माइनिंग करके, माइनिंग से जितने भी मेटल मिलेंगे आप लैंड से मिलेगा, तो माइनिंग आपको क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। इसी माइनिंग से आप लोहा अलग करेंगे, कॉपर अलग करेंगे, है ना, एल्यूमिनियम अलग करेंगे। तो ये किस में अलग करेंगे, आप फैक्ट्रीज में अलग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। जहाँ पे आप सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे आप प्राइमरी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कपास को या किसी भी रॉ मटेरियल को आपको लैंड से, खेत से लेके आपको कंपनी तक लेके जाना है ना। तो जाएगा कैसा वो, ट्रांसपोर्ट कराएंगे आप, है ना। ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को किस में आप डालेंगे, ये हो जाएगा सर्विस में हो जाएगा ना, सेवा प्रदान कर रहे हैं आप, है ना। तो ये टर्शरी सेक्टर जो है आपका सर्विस सेक्टर हो जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जो भी लैंड से रिलेटेड, यानी एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया। और टर्शरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ता है ना। तो आप यहाँ से कोई भी रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, आप कंपनी तक कैसे पहुँचा दें, ट्रांसपोर्टेशन से पहुँचा दें, है ना। समझाया, ये क्लियर है। ये ज़्यादा हो गया इसमें से। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। एक्टिविटीज़ के बेस पे तो हो गया। अब देखना है हमको क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अच्छा, कोई हमको एग्जांपल बता सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, ऑर्गेनाइज सेक्टर को एग्जांपल बताएं। कैसे बता कि हमको चीज़ें, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। कैसे बताएंगे, बताओ भाई। ठेला वाला क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है, कैसे बता रही है। पर्टिकुलर कोई प्लेस, ठीक है।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे हम लोग कहते हैं ठेला वाला, सही है ना, ठेला वाला। अब ठेले वाले का क्या कह रही है श्वेता कि उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं और जगह फिक्स नहीं है। जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। और कुछ अगर ऐसे में कहा जाए तो उनके लिए जीएसटी वगैरह पे करने का कोई लेकिन अच्छा है ना भाई। रजिस्ट्रेशन भी नहीं रहता। हाँ, मेन क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है। ये सब क्या है, ये रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं है, इनका कोई टाइमिंग नहीं है ना, इनका कोई जगह भी फिक्स नहीं है। हाँ, और क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं है ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी नहीं है। अब ऑर्गेनाइज में क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज के एग्जांपल दो। अच्छा, ये जो राशन की दुकान है ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ, कैसे, जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। जैसे वी मार्ट, ये रिलायंस मार्ट क्या हो गया। वी-मार्ट रजिस्टर्ड है और वो जीएसटी पे करता है। अच्छा ठीक है। गांव में राशन की दुकान है, नॉर्मल राशन की दुकान की जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो राशन पड़ता है वो। अरे जहाँ पे आप दुकान पे जाते हैं, दाल चावल लेती हैं, मसाला वसाला लेते हैं, जो रजिस्टर्ड होगा, जो जीएसटी पे कर रहा होगा, ऑर्गेनाइज्ड ही होगा, है ना। अच्छा क्या, अच्छा उसमें कोई टाइमिंग फिक्स है, जैसे मान लेते हैं राशन की दुकान का जो मालिक है वो तो गले पे बैठा रहेगा, और जो उसके अंदर एम्प्लॉय काम करता है दौड़ दौड़ सामान लेके आ के देता है, उसका कोई टाइम फिक्स है। हाँ, लोग अगर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब करे उसकी टाइमिंग 9 to 5 करना ही पड़ता है। तो राशन की दुकान में थोड़ी ना होता है 9 to 5 है। गांव में जब आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं राशन की दुकान पे, कई लोग होते हैं, कोई ना उसको रहता है, कुछ करता रहता है, तो भाई ऑनर लेबर है, वो दे रहता है। ठीक है। अच्छा चलो, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे मान लेते हैं, एक दुकान है जिसका नाम है श्वेता मार्ट, ठीक है। अब श्वेता मार्ट है, श्वेता मार्ट को क्या करना है, पहले तो श्वेता को जाके रजिस्ट्रेशन कराना है ना, श्वेता क्या करेंगी, रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ श्वेता के पास जो एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना, ये एम्प्लॉयज़ को ये काम करना है। अब कैसा काम करना है ये देखना है। जैसे मान लेते हैं कुछ जगहों पे एम्प्लॉयज़ 12 घंटे काम करते हैं, कुछ जगहों पे एम्प्लॉयज़ 8 घंटे काम करते हैं, कुछ जगह पे काम ही नहीं करते हैं। बेरोज़गार काम नहीं करते हैं ना, तो बेरोज़गार एम्प्लॉय नहीं होते हैं, नहीं। अरे तो वो भी तो एम्प्लॉय है भाई, घर के खाना बैठ के खा रहे हैं, तो और घर एम्प्लॉय नहीं हो गए, घर के एम्प्लॉय हुए ना, घर वालों के लिए बोझ हो गए, ठीक है। तो जब भी किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में आप जाते हैं, तो एक तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। दूसरा जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बनते हैं, है ना, कि देखो भाई आपको सुबह 9 से लेकर 5 तक काम करना है ना। और क्या होता है, आपका फिक्स्ड सैलरी होता है ना, सैलरी भी आपकी फ़िक्स होगी, और साथ में आपका टाइमिंग भी तो फिक्स होगा, है ना। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस देखो, हफ्ते में 6 दिन काम करना है ना, और 7 दिन काम करा, तो पर वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उस कंपनी के, कि 7 दिन काम करो, 7 दिन 8 घंटा काम करो, 8 से 12 घंटा काम करो, यही हो गया ना भाई। तो आप कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन कंपनी आपको बोलती भी तो आप इतना काम करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, तो आपका फिक्स सैलरी भी हो गया, है ना। और क्या है, आप एम्प्लॉय हैं, कंडीशन है, फिक्स सैलरी, लीव्स आपको मिलेगा, छुट्टी मारना है तो आपको 2 दिन पहले सर HR सर छुट्टी दीजिए हमको जाना है, अच्छा बोलते हैं ना हम लोग। हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपको मेल लिखना है, जब तक वो अप्रूवल नहीं करेगा तब तक आप जा नहीं सकते हैं। और पर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज में इच्छा है जाओ, नहीं इच्छा है मत जाओ, ऐसी होता है ना। हाँ भाई, अब ठेले वाले का कोई इनकम है, जितना बिकेगा उतना नहीं।
सब उसके काम पे डिपेंड है। ग्राहक मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? पूरा खेला जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, रजिस्ट्रेशन, फिक्स सैलरी और टाइमिंग, ठीक है, और लीव्स, है ना। ये लीव जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये सब सिस्टमेटिक है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग, सैलरी और टर्म्स एंड कंडीशन, रजिस्ट्रेशन, ये आपको डिफाइन करता है कौन सा चीज़ ऑर्गेनाइज है और कौन सा चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है। क्लियर हुआ ये? अनऑर्गेनाइज में कंपनी, देखो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है ना, कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो उसके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो सब ऑर्गेनाइज के अंदर ही आएंगे, है ना। हालांकि उनको अलग टर्मिनोलॉजी दिया, उनको गिग वर्कर बोला जाता है। गिग वर्कर्स क्या बोला जाएगा? गिग वर्कर्स बोला जाएगा, है ना। जिनको कोई गारंटी नहीं है, इच्छा है करो, नहीं इच्छा है मत करो, है ना। लेकिन आप जब करते हैं तो आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि मैं लॉगिन हुआ हूँ, है ना। क्या होता है? अगर आप लॉगिन कर रहे हैं होगा कोई सिस्टम होगा ना, दिखाने को अटेंडेंस हाँ, अरे सब खबर रहता है भाई, आप इसीलिए बनता है ना कि प्रॉपर अपडेट रहे, इसीलिए लोग हाँ पूरा वो हो जाता था। अच्छा, ये गिग वर्कर में एक चीज़ ऐसा होता है कि जब तक आप लॉगिन नहीं करते हैं तब तक आपको ऑर्डर भी तो नहीं आएगा, एक्टिव भी तो नहीं बताएगा, तो लॉगिन करना ज़रूरी होता है ना। ये ठीक है, क्लियर है ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड में। अब क्या बच गया अपने पास? प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट कोऑपरेटिव, ठीक है। अब प्राइवेट में आते हैं। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ प्राइवेट है? अच्छा, ये देखिए आप लोग कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। अच्छा, कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा होगा। बस लिमिटेड, वो पब्लिक कंपनी है और जॉइंट फिर से बोलिए, क्या बोली हैं? जिस कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो प्राइवेट कंपनी है, जिस कंपनी के आगे जस्ट लिमिटेड ही है वो पब्लिक कंपनी है। अच्छा, पक्की बात है? थोड़ा बहुत नो डाउट। आपके एमए का हो गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम्स हो गए ना आपके? लैपटॉप चल रहा है सही? बस एग्जाम की सुषमा समझ आ रहा है? क्लियर है? प्राइवेट और पब्लिक अभी तो इतने ही देखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं प्राइवेट और पब्लिक में, प्राइवेट में ओनरशिप किसके पास रहेगा? किसी एक आदमी के पास रहेगा, है ना। कोई प्राइवेट पर्सन के पास रहेगा, प्राइवेट पर्सन। ये कंपनी की टर्म्स जो हैं, है ना, कंपनी किस शर्तों पे काम करेगी, ये इसकी शर्तें कौन डिसाइड करेगा? ऑनर डिसाइड करेगा। देखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के देती है। तो जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको क्या करना रहता है? आपको इन रूल्स को फॉलो करना रहता है। तो रूल्स, ओनर को क्या करना है? रूल्स को फॉलो करना है ना। ये रूल्स बनाया कौन है? गवर्नमेंट बनाया है। ये चाहे तो इनके खुद के रूल्स भी हो सकते हैं कंपनी के, ठीक है। ये अपने कंपनी खुद के रूल्स बना सकते हैं। कह देगा कि जो भी कंपनी में आते हैं सबको ही अपना चप्पल गेट के बाहर रख के आएगा, तो बोल सकता है ना। ये छोटे छोटे रूल्स है जो ये बनाएगा। बाकी कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ये सरकार बनाएगी, फॉलो करना पड़ता है इनको, है ना। और ज़रूरी नहीं कि ये एकदम रूल फॉलो करें, रूल फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी फॉलो करते हैं,
है ना। और इसका ओनरशिप किसके पास है? प्राइवेट पर्सन, यानी 100% मालिक कौन है? ये है। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? डिसीजन मेकिंग पावर भी इसी के पास है ना। कुछ भी कंपनी में चेंजेस करना है तो क्या करना है, यही डिसाइड करेगा, पूरा पावर इसी के पास है। प्रॉफिट कमाएगा तो किसके पास होगा? इसी के पास होगा प्रॉफिट, है ना। कोई कंपनी क्यों खोलेगा भाई? समाज सेवा करने के लिए। सब सुषमा जैसे नहीं हो सकते हैं ना कि चॉकलेट खरीद लें पूरे कोचिंग में बांटे रोज। नहीं सुषमा के पास बहुत पैसा है, रोज चॉकलेट लेके आती है। यहाँ पे इंसान क्या करेगा? जो ये प्रॉफिट लेगा, ये प्रॉफिट इसके सेल्फ के लिए होगा, खुद के लिए कमाएगा, खुद के लिए कंपनी खोलेगा। और ओनरशिप किसके पास होगी? उसी के पास होगी। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा? उसी के पास होगा। अब अगर हम पब्लिक में आते हैं, ओनरशिप किसके पास होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, यानी अपने अपने सरकार के पास होगा, है ना। गवर्नमेंट के पास क्या होगा? 100% ओनरशिप होगा। और इसका जो प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट किसके लिए है? पब्लिक के लिए। मैं कह दूँ पब्लिक कह लो या समाज कह लो, क्लियर है ये? या डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहा है ना। और क्या देखें हैं? हाँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, सरकार रूल बनाती है, इसको ज़रूरी होता है फॉलो करना, है ना। जैसे प्राइवेट कंपनी से कुछ एग्जांपल बताइए। प्राइवेट कंपनी के एग्जांपल बताओ कोई। अरे एग्जांपल बताओ, कौन है प्राइवेट कंपनी का? टाटा प्राइवेट कंपनी है? अच्छा ठीक है, टाटा प्राइवेट है। रिलायंस क्या है? तो अंबानी को कोई डिसीजन लेना होगा तो क्या करेंगे? अपने मर्जी से लेंगे। ऐसा तो नहीं कि आके पूछेंगे पब्लिक से, सरकार से कि साहब क्या करें, ऐसा नहीं ना। अब पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक एग्जांपल बताइए। हाँ ठीक है। और बोलो। और क्या होगा? बस इतना ही? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और कोई? अरे बोलो भाई, मैं कह दूं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसमें आप कह रही हैं BHEL। अगर इसमें DRDO कह दूं तो? DRDO हाँ क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ठीक है। अच्छा, ऐसे कंपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में तो समझ लो, महारत्ना कभी सुनी है? महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, क्या होते हैं ये महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना? महारत्ना वैसे कंपनीज होते हैं जो एक तो सरकार का वहाँ पे है हिस्सा भी है। सुनी है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना? नहीं, अभी तो मान लो मोटा मोटी देख लीजिए, जब आएगा महारत्ना, नवरत्ना। जैसे बैंकिंग में ना हर साल 6 महीना में कुछ ना कुछ कंपनीज को महारत्नास में या मिनी रत्नास में या नवरत्नास में ऐड किया जाता है। करंट अफेयर में अक्सर आता है बैंकिंग वालों के, है ना, कौन सा कंपनी को महारत्ना में ऐड किया है। तो जब हम लोग मुद्दे पे पहुंचेंगे उस टॉपिक पे, तो हम लोग देखेंगे क्या महारत्ना का मिनी रत्ना है। ठीक है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे BHEL हो गए, DRDO हो गए, ISRO हो गए, ये सब क्या करते हैं? सरकार की तरफ से काम करती हैं। इसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। पूरा हिस्सेदारी किसका है? डिसीजन मेकिंग पावर किसका है? सरकार का ही है। क्लियर है? इनका जितना भी प्रॉफिट होगा किसके लिए काम आएगा? समाज के कल्याण के लिए काम आता है। क्लियर हुआ? पब्लिक में समझ, पब्लिक प्राइवेट समझ आया? ठीक है। अब आते हैं जॉइंट सेक्टर में। ठीक, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? जॉइंट सेक्टर
बताइए सुषमा। किसमें? कोऑपरेटिव में? ठीक है। और कोऑपरेटिव में? ऑपरेटिव में 51% जो रहता है, 51% शेयर जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, और कोऑपरेटिव प्राइवेट का कोई फ़र्क नहीं, बताइए आप। कोऑपरेटिव प्राइवेट का फ़र्क बताओ। कोऑपरेटिव और जॉइंट का। सर इसमें कोई जॉइंट में फिक्स नहीं रहता ना कि गवर्नमेंट का इतना शेयर रहना ही चाहिए, और कोऑपरेटिव में 51% से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। सुषमा ट्राई देंगी, ट्राई मारेंगी? सही बताइए। ठीक है, चलो। एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी होगी? 50%। प्राइवेट की हिस्सेदारी कितनी होगी? 50%। जी, ये होगा जॉइंट। अगर मान के चलते हैं 51% इसका है, 50% इसका है, ठीक है, 50% इसका है और 51% इसका है, हाँ? ये होगा जॉइंट सेक्टर, ये होगा पब्लिक वाला, और ये होगा प्राइवेट वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके पास है? पब्लिक के पास है। यानी डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है? पब्लिक के पास। तो जहाँ पे परसेंटेज आपका जिसका ज़्यादा होता है वो सेक्टर में आ जाता है। तो फिर ये क्या होगा? ये क्या है? क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? प्राइवेट के पास है। समझ आया? क्लियर हो? तो वही तो आप बताएंगे ना। अच्छा, कोई एग्जाम्पल ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल कोऑपरेटिव का? ठीक है, सहकारी बैंक में। हाँ, क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक में? नहीं, कौन बताया है? पढ़े हैं? ठीक है मैडम। अरे मत यूज़ करो, बुक मत देखो, दिमाग बुद्धि लगाओ। चलो, ये देखिए, हम समझ गए। हाँ ठीक, बताओ कोऑपरेटिव क्या है? हाँ, रेलवे पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक है। अडानी कुछ ही परसेंट शेयर परचेज कर पाया तो। हालांकि अब रेलवे में प्राइवेट वालों को अलाउड है, प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं, है ना? ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर है ना, ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं। अच्छा, अमूल का नाम सुनी है? अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल क्या है? ब्रांड। प्राइवेट है। अमूल प्राइवेट नहीं, कोऑपरेटिव है। अमूल कोऑपरेटिव इसीलिए है। बताइए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे MSME है, तो मतलब इनिशियल लेवल पे कुछ लोग मिल करके किसी चीज़ को मतलब इस पेन को बेचना है, तो 5-10 लोग बनाए और उसको मिल करके इकट्ठा करके दूसरे लोग बेचे और उसका बेनिफिट सबको मिले। ठीक, जैसे दिशा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये ठीक रहेगा नहीं? दिशा का एग्जांपल जैसे मान लेते हैं गणेश सर हैं, रितेश सर हैं, ये रघु सर हैं, ये हम हो गए। अरे ठीक है, डॉन। ठीक, आइए सर, आइए, बस ख़त्म पे आइए, आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर।
बहुत सही टाइम पे आए, आप ही का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कोऑपरेटिव में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कोचिंग के डायरेक्टर कौन है? यही है डायरेक्टर, है ना। अब ये कोचिंग क्या हो गया? अगर डायरेक्टर सिर्फ गणेश सर हैं तो कोचिंग क्या हो गया? कोचिंग ये प्राइवेट एंटिटी हो जाएंगे, है ना। ओनर कौन है? ओनरशिप के बेस पे देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर के हो गए, है ना। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं गणेश सर का हो गया 30%, गणेश सर का हो गया 60% इनका हिस्सा है ना। और ये रघु सर का हो गया 10% हिस्सा इनका हो गया, इनका कर देते हैं 20% का हिस्सा, डॉन का कर देते हैं 10% का हिस्सा, है ना। तो अब ये भी हो जाएगा प्राइवेट पार्टनरशिप में है। जैसे जॉइंट में हम लोग क्या देख रहे थे? पार्टनरशिप देख रहे थे। तो इस पार्टनरशिप में क्या है? आपको पब्लिक होना ज़रूरी है और इसमें क्या होना है? प्राइवेट, यानी दो सेपरेट एंटिटीज़ का होना ज़रूरी होता है, तभी आप क्या कहेंगे? जॉइंट सेक्टर। अब वो दो सेपरेट एंटिटीज़ क्या होने चाहिए? एक का प्राइवेट होना ज़रूरी है और एक का पब्लिक होना भी ज़रूरी है, तभी आप कहेंगे कि वो है जॉइंट सेक्टर। अब कोऑपरेटिव में ऐसा होगा कि ये तो शेयर वाला हिस्सा होगा ना। जब शेयर वाला हिस्सा आता है और डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास, सबसे ज़्यादा किसके पास है? गणेश सर के, है ना, जिसकी शेयर सबसे ज़्यादा है। पर कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव में सबका शेयर एक बराबर होता है। अगर एक वोट, सबके पास एक वोट होगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर, कोई भी डिसीजन लेना है तो सबको क्या करना है? वोट डालना है। इनका वोट, इनका वोट, इनका वोट और इनका वोट, सबका वोट क्या है? एक बराबर है ना। सबका वोट लॉक लग गया, फंस जाएंगे सब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बोलना पड़ेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है कि सबका वोट की कीमत एक जैसी है। अगर मान लेते हैं दिशा में ये कहना है कि दिशा में लगना चाहिए अभी रोज़ कोई भी स्टूडेंट हो तो पटाखों के साथ, है ना। जैसे कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसका पटाखे पहले फोड़ो, फिर जाके उसको अंदर आना है ना। अगर ऐसा रूल बना दें तो ये रूल बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? सब क्या करेंगे? ये भी वोट डालेंगे, ये भी वोट डालेंगे, ये भी वोट डालेंगे, ये भी वोट डालेंगे, है ना। जिसका वोट सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से डिसीजन बनेगा। उसी तरह से जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमूल, है ना। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी का ठीक है। नलायक, ये तो वही हाल हो गया कि पूरी रामायण ख़त्म हो गई। सर हनुमान जी कहाँ वनवास गए थे? सर वाला बात हो गई। सब्र करो, बैंक जब आएगा तब। अरे कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा, अच्छा देखो इसमें और एक चीज़ ये है, जॉइंट सेक्टर में यहाँ पे दो इरादे होते हैं। जैसे पब्लिक को क्या करना है? पब्लिक को समाज सेवा करना है। ये प्राइवेट को क्या करना है? प्राइवेट एंटिटी को प्रॉफिट देखना है। यहाँ ये लोग का इंटेंशन क्या है? समाज सेवा भी है और प्रॉफिट भी है। पर यहाँ पे क्या है कोऑपरेटिव बैंक का? इन लोग का इंटेंशन ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ इनके फ़ायदे के बारे में ये सोचते हैं, किसी और के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं वो फॉलो करेंगे रूल्स रेगुलेशन तो सरकार के, लेकिन उसमें जितने लोग होंगे, है ना, कोऑपरेटिव बैंक बनाने का शेयर बनता है ना, जितना हिस्सा वोट बनता है और वो वोट में लोग रहते हैं, सोसाइटी के लोग, समाज के लोग रहते हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए।